हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है एसएसटी पेपर 2 के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी सारे की कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। जिन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड और भी क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। पेपर का लेवल कैसे आएगा यूटेट में एसएसटी वालों के लिए वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा यूजफुल सेशन है प्रीवियस ईयर के। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। टेलीग्राम पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, तो शिक्षा फॉर नौकरी को टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 111 से स्टार्ट करेंगे और 130 तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यानी कि इस सेशन में हमारे पास 20 क्वेश्चंस रहेंगे और ये प्रीवियस ईयर का यानी कि 2022 के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं यूटेट के। तो इम्पॉर्टेंट है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग 23 वाले पेपर को डिस्कस करेंगे। तो सारे पेपर्स को एक साथ में लेके नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है कि भाई पेपरों को समझना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे हमें जो कॉन्सेप्ट्स निकल के आ रहे हैं उनको समझना है, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ईजिली हम उस टॉपिक से आंसर कर सकते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो। देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं तो बहुत कम होती है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन दोबारा जनरेट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 111, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस द पूर्ण स्वराज वाज पास्ड? देखो, 4 सेशन है, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन। इन चारों के बारे में आपको अगर नहीं पता तो आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकते। देखो, यहाँ से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। पहले क्वेश्चन में कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट से। तो कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन है? देखो, कराची अधिवेशन की बात करें अगर हम, कराची पहले बात कर लेते हैं भाई कराची अधिवेशन की, ठीक है। तो कराची अधिवेशन कब हुआ था इसका ईयर पूछ लेता है। 1931 में हुआ था। और किस चीज़ पर बेस करता है, क्या मुख्य मुद्दा था कराची अधिवेशन का? तो इसमें गांधी इरविन जो एक्ट था उस पर बात की गई थी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने गांधी इरविन समझौते पर बात की थी। इस मुद्दे को सबसे पहले लेके आए थे। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये सेशन? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था भाई। जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन के 1931 में जो हुआ था। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं भाई लाहौर अधिवेशन। अब पहले इस कांग्रेस अधिवेशन के किस पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया गया था? तो राइट आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया था, यानी कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। बात क्लियर हो गई? तो ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो इसका ईयर है ये भी पूछ लिया जाता है अलग अलग क्वेश्चंस में कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो ये 1929 में हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू थे भाई इसके अध्यक्ष। और इन्होंने ही जो इनकी लोकप्रियता बढ़ी थी वो इसी से ही बढ़ी थी। इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात करी थी। तो लाल बहादुर शास्त्री, इनको लाल बहादुर शास्त्री नहीं, जवाहरलाल नेहरू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू ने ही पूर्ण स्वराज की बात करी थी। और ये अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आता भाई बॉम्बे अधिवेशन, यानी कि बॉम्बे का जो अधिवेशन हुआ था वो भारतीय नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भाई? वो हुई थी दिसंबर में हुई थी। दिसंबर 1885 में कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। और पहला अधिवेशन यहीं हुआ था 1885 में। क्लियर हो गई बात? और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको अलग अलग जगह पर पूछा गया है। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि टॉपिक जो है यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी पूछा गया है। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था भाई? जो कैलकाटा का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1896 में। कैलकाटा का अधिवेशन हुआ था भाई। क्लियर हो गई बात? और इसके अध्यक्ष कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर इस अधिवेशन में सबसे पहले जो वंदे मातरम जो था वो गाया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर ने इस अधिवेशन में गाया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्ला थे भाई। कैलकाटा अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्ला थे, नाम ध्यान रखना। आई होप सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कराची अधिवेशन हुआ है 1931 में। लाहौर अधिवेशन हुआ है भाई दिसंबर 29 में। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने किस बारे में बात की है? पूर्ण स्वराज की बात की है। बम्बई अधिवेशन कब हुआ है? सबसे पहला जो कॉन्फ्रेंस हुई है
नेशनल कांग्रेस की वो हुई है 1885 में ही इस्टेब्लिश हुई थी और बॉम्बे में हुआ था। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ है कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ है। ओके, और इसके जो अध्यक्ष थे उसकी अब बात करें तो वो थे हमारे पास रहीमतुल्ला सयानी थे। और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले हमारा वंदे मातरम को गाया था इस अधिवेशन में। काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। किस वर्ष दी ऑल इंडिया स्टेटस प्यूपिल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दी ऑल इंडिया स्टेट प्यूपिल कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड कौन से ईयर में? 1922, 1925, 1927 या 1931? तो राइट आंसर है भाई 1927 में। किसकी फाउंडेशन की गई थी? AISPC की फाउंडेशन की गई थी। अब भाई ये फाउंडेशन किस चीज़ के लिए बनाई गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक पॉलिटिकल मोमेंट था, ये एक पॉलिटिकल मोमेंट था भाई, जो कहाँ पर चलाया गया था? ये पॉलिटिकल मोमेंट जो चलाया गया था, जो रियासत होती थी ना पहले, तो जो ब्रिटिश राज की रियासत के अंतर्गत इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स को चलाया गया था। बात क्लियर हो रही है भाई? जिसको क्या बोला जाता है? जिसको प्रजामंडल भी बोला जाता था, पहले प्रजामंडल भी बोला जाता था या फिर लोक परिषद भी बोला जाता था। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि क्या बोला जाता था इसको, जो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाया जाता था ब्रिटिश राज के द्वारा रियासतों में, जो पॉलिटिकल मूवमेंट होता था उसको प्रजामंडल या फिर लोक परिषद भी बोला जाता था। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1927 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास इन। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? ये पास हुआ था भाई 1956 में पास हुआ था। क्लियर हो गई बात? क्या नाम था ये? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो स्थापित हुआ था वो हुआ था हमारे पास 1956 में। और ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रिफॉर्म करना था इसका मुख्य उद्देश्य। जितने भी बाउंड्रीज थी, जो भी सीमाएं थी किस चीज़ की, जितने भी स्टेट्स हो गए या फिर टेरिटरीज हो गए, उनकी बाउंड्रीज को रिफॉर्म किया गया था। रिफॉर्म मतलब चेंज किया गया था, बदलाव किए गए थे सीमाओं में, जो प्रदेशों की सीमाएं थी या फिर टेरिटरीज की सीमाएं थी। और ये इसको ऐसा करने का जो मुख्य कारण था ना, वो था लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर क्षेत्रों का थोड़ा विस्तारीकरण किया गया था, रिफॉर्म किया गया था। तो ये हुआ था 1956 में हुआ था। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 114 पर। 114 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रखा गया है। ये जो मौलिक अधिकार थे भाई वो कहाँ रखे गए हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अध्याय 3 में या फिर अध्याय 4 में, द्वितीय अनुसूची में या फिर 8वीं अनुसूची में। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए पार्ट 3 में इस चीज़ को मेंशन किया गया है भाई, यानी कि अध्याय 3 में फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर कंटेन्ड इन पार्ट 3। इसको ध्यान रखना काफ़ी भाई। देखो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। कुछ आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपको रीड आउट करने हैं, काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता करना है कि प्रेसिडेंट की क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है, क्या ड्यूटीज़ हैं, कितने इनका कार्यकाल होता है, क्या इनकी एज होती है, तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ पूछ लिया जाता है। तो इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। भारत का राष्ट्रपति है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार का मुखिया ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अभी मैंने बताया था राष्ट्रपति जो होते हैं हेड ऑफ स्टेट होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच स्टेट? राजस्थान, गुजरात, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो इसको कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया था। बात क्लियर हो रही है भाई? अब देखो राजस्थान में भी कहाँ पर लागू किया गया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में सर्वप्रथम इसको लागू किया गया था, जो पंचायती राज सिस्टम है। ठीक है, और इसको लागू करने का जो तारीख है या वर्ष है तो वो भी पूछ लेते हैं कई बार। तो 1959 में, ठीक है, 2 अक्टूबर
1959 में राजस्थान के अंदर पहला स्टेट था राजस्थान जो पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करने वाला था, और नागौर डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1117, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संघात्मक व्यवस्था का नमूना है? जो इंडियन फेडरल सिस्टम है इज मॉडल्ड ऑन द फेडरल सिस्टम ऑफ, किस फेडरल सिस्टम से मिलता जुलता है, किसको अपना प्रेरणा देता है, ये किससे प्रेरणा लेता है? अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से? इंडियन फेडरल सिस्टम की बात हो रही है तो ये कनाडा से लेता है भाई। जो संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा का एक नमूना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1118, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? देखो आर्टिकल्स की मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ ही गया। इस तरीके के आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो जरूर आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1118 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आर्टिकल 368 है ये क्या काम करता है भैया? ये अमेंडमेंट प्रोसीजर जो होते हैं भारतीय संविधान में, अनुच्छेद जो संशोधन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 368 के बारे में किया जाता है। बात करते हैं आर्टिकल 352 क्या करता है भाई। देखो आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी जो होती है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर यूज़ होता है आर्टिकल, और इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज़ करेगा। नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, जैसे कोई वॉर की कंडीशन होगी तो उसमें आर्टिकल अनुच्छेद 352 उसको मेंशन करता है। बात करें अनुच्छेद 360 किसके बारे में बात कर रहा है भाई? तो ये देखो 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगानी होती है तो वो आर्टिकल 367 में इस चीज़ के बारे में लिखा गया। आर्टिकल 352 आपको बताया नेशनल इमरजेंसी या वॉर या और भी कोई भी कॉज हो सकता है, तो उसमें 352 और 368 में जो है अनुच्छेद संशोधन यानी कि अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 1119, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रजिस्टेंट, संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं सम्राट में, मंत्रिपरिषद में, संसद में या फिर नौकरशाहों में। तो जितने भी भाई मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास पावर होती है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कहा जाता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 120, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले एनेक्टमेंट ऑफ ए बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितने मंथ तक? 1 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? तो राइट आंसर है इसका 4 महीने तक रोक सकते हैं भाई, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संविधान के तहत विदेशियों द्वारा निम्न में से किस अधिकार का उपयोग किया जा सकता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या उपयुक्त सारे के सारे? तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फॉरनर्स कैन एंटाइटल्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो फॉरनर्स आते हैं उनके पास कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं भारत में जब वो आते हैं तो भाई ये सारे राइट्स उनको दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि उनकी जो पर्सनल लिबर्टी होती है वो भी उनको दी जाती है, राइट टू लाइफ भी उनको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को संगठित करने की आवश्यकता बताई गई है? देखो फिर से आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक द नीड टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत के बारे में कौन बात करता है? ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 122 के माध्यम से। तो देखो विलेज पंचायत के बारे में जो बात करता है आर्टिकल 40 में इस बारे में मेंशन किया गया है। बात करें आर्टिकल 14 में किसके बारे में बात की गई है? बहुत इक्वल है भाई, ज़रूरी है, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है कि समानता का जो नियम है लॉस के लिए, जो कानून व्यवस्था में जो समानता का नियम है वो अनुच्छेद 14 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 19 के बारे में बात करें तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि आपको बोलने की आज़ादी जो दी गई है वो अनुच्छेद 19 में मेंशन किया गया। अनुच्छेद 14 में आपको ग्राम पंचायत को संगठित करने की अवधारणा बताई गई है। और आर्टिकल 48 में क्या मेंशन किया गया है? आर्टिकल 48 में जो भी हमारे एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं, एनिमल्स हैं और एग्रीकल्चर
इसके प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है आर्टिकल 48 में। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव कौन करवाता है भाई? राज्य सरकार करवाएगी, राज्य चुनाव आयोग कराएगा, केंद्र सरकार या केंद्र चुनाव आयोग कराएगा। पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में बात हो रही है, तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को कंडक्ट कराते हैं भाई, ठीक है। चुनाव, राज्य चुनाव आयोग जो होते हैं, राज्य सरकार नहीं, जो चुनाव आयोग होते हैं राज्य स्तर पर वो करवाएंगे। और केंद्र की यहाँ भूमिका नहीं होगी, क्योंकि किस में डील कर रहे हैं भाई? लोअर लेवल आ गया, पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, महिलाओं के लिए उत्तराखंड पंचायतों में कितने स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो देखो कुछ यहाँ से अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर देखो आप पंचायती राज सिस्टम से कितने सारे क्वेश्चन आ गए। ये 4th क्वेश्चन है आई थिंक, पंचायती राज सिस्टम से। दूसरा, भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चंस आ गए हैं? कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन अभी हमने देख लिए हैं। और इसके बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आ गया है। दूसरा, प्रेसिडेंट से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, असेंबली से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो मिस नहीं करना भाई, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। महिलाओं के लिए उत्तराखंड पंचायतों में कितने स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया गया? 27 पर, 33 पर, 50 पर या 60 पर? तो भाई ये 50% पर आरक्षण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 125, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण शुरुआत किया गया था। कितने वर्षों के लिए आरक्षण किया गया था लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में? 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 वर्षों के लिए, 40 के लिए? तो ये भाई 10 ईयर्स के लिए स्टार्ट किया गया था सबसे पहले, 10 साल के लिए आरक्षण स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125 के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित है, द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इज लोकेटेड इन मुंबई, न्यू दिल्ली, देहरादून या फिर नैनीताल? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित है। 126 के लिए बी इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आ गया फिर एक क्वेश्चन, देखो मैं आपको बता ही रहा था, फिर दोबारा राष्ट्रपति से बेस्ड क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। तो राष्ट्रपति के यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लो और क्या चाहिए भाई, यहाँ से हमें पता चल जाएगा ना हमें क्या प्रिपरेशन करनी है। दूसरा, असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, इन असेंबलीज के बारे में आप पढ़ लो। पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ लो, जिसमें स्टेट्स, जो हमारा उत्तराखंड स्टेट है उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करनी है। सारी चीज़ें पढ़ने बैठोगे काम नहीं चलने वाला। जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट हो रहे हैं, जहाँ से जिन टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं हमें वो स्टडी करना है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 10, 12, 14 या 16? तो 12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बेस्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 127 के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन 128, इंदिरा साहनी मुकदमा 1992 संबंधित है। इंदिरा साहनी केस इज एसोसिएटेड विद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़े वर्ग से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भाई ये जो बेस करता है ये ओबीसी से बेस्ड करता है, अदर बैकवर्ड कास्ट से। इंदिरा साहनी केस 1992, अन्य पिछड़ा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 आ गया है, सामाजिक विज्ञान का मुख्य अवयव क्या है? द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल साइंसेज इतिहास है, नागरिक शास्त्र, भूगोल या अर्थशास्त्र या उपरोक्त से? भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था भाई। देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऑल दी अबव। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है भाई सामाजिक विज्ञान? देखो कितना बेसिक से क्वेश्चन डाल दिए हैं पेपर के बीच में, यानी कि आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग में कुछ हार्ड क्वेश्चन रख देगा, फिर मॉडरेट क्वेश्चन रख देगा, और यहाँ देख लो आप कितना ईजी क्वेश्चन रख दिया है। सामाजिक विज्ञान किस चीज़ से संबंधित है? विज्ञान विषय से, कला विषय से, साहित्य से? तो देखो सारी चीज़ें का समावेशन हो जाता है सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत। विज्ञान भी आ जाता है, आर्ट भी आ जाता है, लिटरेचर भी आ जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अभी हमने 20 क्वेश्चंस को देख लिया भाई। रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस जो है 2022 का पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, फिर डिस्कस करने के लिए कर सकते हैं लेकिन काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो आई होप जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ आना चाहिए। मेन पर्पस ये है। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है।